नमस्कार मित्रों। बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने दिल्ली में सर्दी को भी बिल्कुल गर्मा दिया है। राजनीतिक गर्मी एकदम बढ़ गई है। जिस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं, एनडीए को जो बम्पर जनादेश मिला है 202 सीटों पर, 2010 के बाद उनको सबसे ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं और सबसे खराब प्रदर्शन महागठबंधन का रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का रहा है, कांग्रेस का रहा है और लेफ्ट पार्टीज भी एक तरह से गायब हो गई यहाँ पर। और इस बार के चुनाव के जो एक्स फैक्टर माने जा रहे थे, जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाए, मुख्यमंत्री बनवाए, चुनाव जितवाए, सरकार बनवाई है, वो अपनी चुनावी जमीन पर धड़ाम से गिरे, फर्श पर। वो पहले कह रहे थे कि अर्श पर या फर्श पर, लेकिन फर्श पर भी इस तरह से धड़ाम तरीके से गिरेंगे, इसकी संभावना कम लग रही थी लोगों को। 3% वोट मिले, 99% सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई है। अब इसका क्या मतलब होगा? प्रधानमंत्री जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जाहिर है देना ही था, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तमाम तरह की अपनी बातें भी की और फिर कांग्रेस को भी लपेटते लपेटते कहा कि अब ये कांग्रेस विभाजन की ओर जा रही है, एक और बार कांग्रेस टूट सकती है। 97% सक्सेस रेट रहा है प्रधानमंत्री की रैलियों का, नीतीश कुमार जी की रैलियों का 95%, राहुल गांधी जी की रैलियों का 10%। एक और कंट्रास्ट इस हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था का यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को, पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, 1,15,00,000। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, जिसे 1 करोड़ वोट मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा वोट। और वोट शेयर भी उनका सबसे ज्यादा है, 23% का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का 20% है। तो इस सब के बाद भी चुनाव नतीजे बिल्कुल एक तरफा रहे हैं और जो हमारे एग्जिट पोल्स हैं वो एक बार फिर पूरे माहौल को, जनता के मूड को समझने में नाकाम रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उन्होंने दिशा दी थी कि एनडीए को सरकार बन सकती है, लेकिन इस तरह का मैंडेट किसी ने नहीं बताया था। तो ये सब क्या हुआ है, इस सब का क्या मायने हैं, बंगाल में क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा, प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस सब पर बात करेंगे हमारे मित्र आशुतोष जी के साथ। अनकट विद आशुतोष में आशुतोष जी राजनीति की जमीन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, पत्रकारिता की जमीन को भी अच्छे से समझते हैं और चुनावी गणित को तो बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सर गुड मॉर्निंग। आपको कल पूरा दिन गुड भर मॉर्निंग। आपने जब ये कहा ना कि चुनावी गणित को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपने क्या आपने एग्जिट पोल के तो बारे में कहा कि एग्जिट पोल सारे गलत साबित हुए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सारे राजनीतिक पंडित, पत्रकार और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो सब भी गलत साबित हुए। सब वो गलत सब भी साबित गलत हुए। साबित, तो सब लेट्स गलत साबित। एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम लोग चुनाव को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। ये ईमानदारी से हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जमीन में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। मैं तो खैर नहीं गया था, लेकिन जो लोग बिहार गए, 15-15 दिन, 20-20 दिन, एक महीने रह के आए, उन लोगों से भी जब बात हो रही थी तो वो ये कहते जबरदस्त लड़ाई है, एनडीए को एज है। ये उनका तर्क था, जबरदस्त लड़ाई है एनडीए का। ये जबरदस्त लड़ाई का नतीजा तो है ही नहीं। मतलब एक पार्टी 243 में 200 सीटें लेके आ रही है 202 और सीटें दूसरी जो जीती। है वो 30 पे आके सिमट रही है। तो इसका मतलब है कि वहां कोई वेव नहीं थी, वहां सुनामी थी। और ये सुनामी इसको हम महाराष्ट्र में भी नहीं भाप पाए, और ये हम शायद हरियाणा में भी नहीं भाप पाए, या मध्य प्रदेश में भी नहीं भाप पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैलकुलस है ना, उसको ठीक से थोड़ा सा रिजिक करने की जरूरत है। कुछ और तरीके लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। सर यदि मैं थोड़ा सा बिटर तरीके से कहूं, आप जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने तरीके समझने के अलग बनाने पड़ेंगे, रिजिक करना पड़ेगा। और जो लोग वहां पर 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने रहे हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत जमीन भी नापी बिहार की, इधर से उधर, ऐसा नहीं है कि नहीं नापी लोगों ने, वो भी किया और उसके बाद भी वो नहीं समझे। तो इसको यदि मैं दूसरे तरीके से कहूँ, हमें शायद अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसमें हम सब लोग शामिल हैं, कि हम समझ नहीं पाए या हम समझना नहीं चाहते। जो हमारे बायसेस हैं वो किसी भी तरफ के बायसेस हो, मतलब इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
कि केवल हम समझना ही नहीं चाहते उस मूड को, हम देखते हैं कि हम जो समझ रहे हैं उस नजरिए से ही ये देश को, जनता को, बिहार को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, हरियाणा को देखना चाहिए। ये हमारे बायसेस की परेशानी है या हमारे इंटेलिजेंस की परेशानी? इंटेलिजेंस की हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, बायसेस की हो तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर पूर्वाग्रह है। वो पूर्वाग्रह भारतीय जनता पार्टी को लेकर है और किसी पार्टी को लेकर नहीं है। पूर्वाग्रह भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर है, आरएसएस को लेकर और हिंदुत्व को लेकर ये पूर्वाग्रह है। और अक्सर उसी चश्मे से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। वो चाहते हैं कि आरएसएस जो है वो सरकार में ना आए। ये हमको बहुत ही पब्लिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क ये भी है कि उधर से भी ऐसे ही बायसेस हैं, वो भी चीजों को उस तरीके से नहीं देखते हैं और वो भी सपाट बयानी करते हैं। दूसरी बात, जो इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि हमारे बीच में राजनीति को दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से पूरी तरीके से बदल दिया है। पॉलिटिक्स करने का अंदाज बदल दिया है। जो राजनीति बहुत लेड बैक पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अब वो बहुत माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट होती है, जिसमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर उनके जो खर्चे हैं, जो कास्ट के इक्वेशंस हैं, और बहुत सारे बूथ मैनेजमेंट है, और अपनी पूरी ताकत को लगा देना उसमें, मीडिया का नैरेटिव बढ़ना, ये सब नई चीजें हमको दिखाई पड़ रही है और शायद हम में से बहुत सारे लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं क्या ये कह 11 सकता साल हूं, में भी हम नहीं समझ रहे इस बात को? नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे। मैं तो कहता हूं कि मैं थोड़ा बहुत समझता हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब मैं लगातार फर्म था। और आपको मालूम है कि मेरी एक बार जो मेरी समझ बन जाती है वो आसानी से बदलती नहीं, मैं हवा के साथ नहीं बदलता। मैं लगातार ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विल स्ट्रगल टू गेट मेजॉरिटी नंबर्स। और तब मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश भी की, कुछ लोगों ने मुझे इंटिमिडेट करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र को मैंने उस लेकर समय भी कहा था कि शुरुआत 272, मैंने उस समय कहा था कि भाई 400 सीटों पर क्यों आप बहस कर हाँ, रहे हैं? आपके साथ भी हाँ, बात हुई थी तो मैंने कहा था कि 272 पर क्यों नहीं बहस करते हम लोग? बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी शुरू में मुझे लगा था कि अघाड़ी को जो है वो एज है, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया, मैंने तो कहा कि नहीं, लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन एज जो है वो अब एनडीए के पास है। हाँ, हरियाणा में पूरी तरीके से नहीं समझ पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मैं नहीं समझ पाया। उसके पहले गुजरात के चुनाव हुए थे, तो गुजरात में भी मैंने कहा था कि नहीं, गुजरात में बीजेपी आगे आएगी, लेकिन ये लग रहा था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, इसका अंदाजा नहीं था। तो जो आपने सवाल खड़ा किया है कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो वाकई में बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और ये दोनों तरफ से ये विचारधाराओं के साथ होता है। जो विचारधारा के समर्थक है, उनको हर बार लगता है कि इस बार उनकी आंधी तूफान चल रही है। आपको 2024 के चुनाव में देखा, वो तो 350 सीटों की बात कर रहे थे, कुछ लोग 380 सीटों के बारे में बात कर रहे थे, और जब 240 सीट बीजेपी की आई या एनडीए की 290 के आसपास आई, तो उनके होश उड़ गए। मैंने अपने एक मित्र को स्टूडियो के बाहर रोते हुए देखा। मैं नाम नहीं लूंगा, रोते हुए देखा। नॉन पॉलिटिकल पर्सन, नॉन पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, तो रोते हुए मैंने उनको मतलब देखा। और पार्टी के क्योंकि लोग, पार्टी का उनका नेता मानना नहीं था कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य की बात नहीं कर रहा, एक राजनीतिक विश्लेषक जो संघ से जुड़े हुए हैं और संघ समर्थक माने जाते हैं, उनको मैंने आंसू देखे, उनके रोते हुए देखे, क्योंकि उनको लगा था कि हम तो 300 से ज्यादा सीटें लेकर। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ लेफ्ट लिबरल्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ सेंट्रिस्ट की नहीं है, ये प्रॉब्लम राइटिस्ट और हिंदुत्ववादियों की भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन अब जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि नीरजा जी का आकलन क्यों गलत हुआ, तो वो मुझे मालूम है कि बहुत ईमानदारी के साथ वो विश्लेषण करती है, वो अपने पूर्वाग्रह को बीच में लेके नहीं आती है। लेकिन उनके भी हुए, हमारे भी गलत हुआ, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से समझना चाहते थे, वो गलत हो गए। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमारे बीच में ऐसा एक तबका है जो बिल्कुल अपने आंखों पे उसने पट्टी बांध रखी है, और वो हर बार बीजेपी को हराते हुए देखना चाहता है, हर बार नरेंद्र मोदी को हारते हुए देखना चाहता है, और उनकी लोकप्रियता को हर बार खारिज करना चाहता है। और हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ राहुल गांधी में ही
अच्छाई देखते हैं और उनको लगता है कि हर बार वो जीत रहे हैं और हर बार वो हारने की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन आज भी पत्रकारों का एक बड़ा समूह है जो ईमानदारी से चुनाव का विश्लेषण करना चाहता है और करता है। हमारे आपके आकलन गलत हो सकते हैं, ना कोई विजय त्रिवेदी को ये कह सकता है कि इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। हालांकि मेरे बारे में तो लोग कहते हैं कि उन्होंने शायद आंखों में पट्टी बांध रखी है, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आकलन गलत होना में कोई बहुत मुझे दुविधा हाँ नहीं लगती है। लेकिन पूर्वाग्रह हो तो अच्छा, आकलन गलत होंगे तो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि भाई इन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखें। पूर्वाग्रह होंगे तो उसमें हम यही कर सकते हैं नहीं ये गड़बड़ हो रही है। हाँ, लेकिन मसला यह है कि इससे फायदा हम लोग सोचे कि गिरा कौन, जो लोग इस पूर्वाग्रह के साथ आकलन कर रहे थे, ये जो बात कर रहे थे, आकलन नहीं है वो उनका, क्योंकि पूर्वाग्रह का मतलब आकलन नहीं होता, वो तो अपनी तरफ से ही बात कर रहे हैं। तो हमको ये बार बार ये समझ नहीं आती बात कि वो चुनाव के नतीजों तक ही तो आप इसको चला सकते हैं, चुनाव के नतीजे हम बदल नहीं सकते। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने तरीकों को बदलें? अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, इंसान के दिमाग को बदलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आसानी से बदल जाता तो शायद दुनिया में इतनी सारी समस्याएं नहीं होती और इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती हैं। आकलन गलत होने को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ठीक अगर है, आंखों वही में मैं पट्टी कह बांध के सिर्फ ये मान लेना कि बीजेपी में सब कुछ गलत है, मोदी जी में सब कुछ गलत है, मैं इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मैंने तो कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा गोदी मीडिया भी है जो सिर्फ सुबह उठता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के बारे में सोचता है, कैसे गाली देनी है उनको, मतलब गाली कैसे उनकी तीखी आलोचना कर, कैसे उनकी कमियां निकालनी है सुबह से शाम तक, दोनों तरफ। इसलिए मैंने कहा ना, दोनों तरफ आग दोनों बराबर की तरफ लगी हुई एक ही है। बात है, मैं उसको एक हाँ, लेफ्ट लिबरल के लिए या राइट विंगर की बात ही नहीं इस कर रहा चुनाव में तो जो सबसे बड़ी बड़ी बात थी, मुझे लगता है कि मैं एक चीज को शायद मैंने ओवर एम्फेसाइज किया। मैं ये तो समझ रहा था कि जो कास्ट अलायंस है इंडिया गठबंधन का वो बहुत मजबूत है, लेकिन मैं उसमें जो पॉलिटिकल अलायंस की जो मैं बात कर रहा था कि भाई जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया, बाद में आखिरी दिन उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले जनता दल यूनाइटेड के बारे में कहा था कि भाई मुझे तो शर्म आती कि मैं सरकार के साथ हूं, या यहाँ तो क्रिमिनल्स का बोलबाला हो गया है और प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये कहा था कि दरअसल गठबंधन में प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। और ये बात कही जा रही थी कि खुद नीतीश कुमार जी बहुत खुश नहीं थे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, और यहाँ तक खबर आई थी कि उन्होंने अपनी जो लोग पार्टी की तरफ से नेगोशिएट करे थे उनको उन्होंने डांट भी पिलाई थी। तो मेरी ये समझ थी कि, और मुझे लगता था कि क्या जनता दल यूनाइटेड का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो पाएगा, क्या बीजेपी का वोट जनता दल को ट्रांसफर हो जाएगा, क्या ये यहाँ पे आके हो सकता है मेरी गलती हो, क्योंकि जो नतीजा है उससे तो साफ लगता है कि बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर है, जेडीयू का एलजेपी को ट्रांसफर है, और सबका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। और चूंकि सबका वोट ट्रांसफर हुआ तो ऑन पेपर जो कास्ट अलायंस पिछली बार 37% पे था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का वोट अगर मिला दीजिए तो 44% के आसपास पहुंच जाता था, और जो नतीजे आए हैं वो लगभग उसी दिशा में या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब था कि उनका कास्ट अलायंस भी बहुत अच्छा था, कास्ट अलायंस तो सुपर्ब था, और जो पॉलिटिकल अलायंस था उसको उन्होंने आखिरी समय तक बहुत कायदे से मैनेज कर लिया। और जिसका नतीजा ये था, क्योंकि इधर की जो दिक्कत थी वो ये थी कि उनके पास एक जो कास्ट अलायंस में से आरजेडी बहुत मजबूत पार्टी थी, लेकिन उनके साथ जो कांग्रेस थी या वीआईपी थी या आईआईपी थी या लेफ्ट फ्रंट थे, उनका गठबंधन उतना मजबूत नहीं था जातियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर ये लग रहा था कि चूंकि तेजस्वी यादव पिछले 5 सालों में थोड़ा तपे तपाए नेता बने हैं, राहुल गांधी की इमेज में भी काफी परिष्कार हुआ है, और लेफ्ट का परफॉर्मेंस एज इट इज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा ही रहता है, तो इनका सोशल अलायंस या कास्ट अलायंस कमजोर था। लेकिन पॉलिटिकल अलायंस मुझे लगता था कि ये ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि 20 साल कोई सरकार अगर सरकार में है, कोई पार्टी का सरकार में है, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना बहुत स्वाभाविक सी बात होती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये, इसलिए मैंने कल लिखा भी और मैंने कहा कि ये जो अनरियल रिजल्ट है, 20 साल अगर कोई सरकार में है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, गुस्सा ना हो, नाराजगी ना हो, हम कैसे नापेंगे? वोटों के माध्यम से ही नापेंगे। और अगर फिर भी उसको 200 सीटें मिलती हैं तो ये पूरी तरीके से अनरियल है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक मैंडेट है। और लोकतंत्र में अगर आपको यकीन है तो इस हिस्टोरिक मैंडेट को सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि हमसे आकलन करने में गलती हुई।
ठीक है, अब आकलन से आगे चलते हैं हम कि आकलन जो हमने गलती की वो तो ठीक है, ये हम लोग मान रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग मानेंगे भी नहीं इसको, ठीक है। अब जो आए हैं नतीजे उसको कैसे एनालाइज आप करते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये 20 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असर नहीं डालता, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार दोनों को, मतलब एनडीए को। दूसरी बात, कब तक हम राहुल गांधी के लिए ये उम्मीद करते रहेंगे कि अगली बार, शायद अगली बार ठीक करेंगे? ये पहले आप इसको एनालाइज कर दें कि इस रिजल्ट को कैसे एक मोटे तौर पर आप देख रहे हैं, क्यों, क्या हुआ, हमारी छोड़ दीजिए, पार्टियों के लेवल पर क्या हुआ? देखिए, जैसा मैंने बोला कि कास्ट अलायंस उनका बहुत अच्छा था, पॉलिटिकल मैनेजमेंट उन्होंने बहुत कायदे से किया, इसलिए जो वोटों में, वोटर्स के बीच में जो कंफ्यूजन की बात की जा रही थी वो नहीं हुआ, और चूंकि कास्ट अलायंस उनका बहुत पावरफुल था इसलिए उसका फायदा मिला। दूसरी बात, मुझे लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है और उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो जो 4 स्कीमें उन्होंने लॉन्च की माफ करिएगा मेरा गला खराब है, 4 स्कीमें जो उन्होंने लॉन्च की, एक जो 10,000 रुपए देने की बात थी, और 10,000 रुपए न केवल उन्होंने बात की बल्कि महिलाओं के खाते में चला गया। दूसरा जो पेंशन स्कीम थी कि 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए कर दिए, और मेरी जानकारी के हिसाब से पोलिंग के 1 दिन या 2 दिन पहले वो पैसा लोगों के खातों में गया। 125 यूनिट बिजली देने की बात की, और चौथी बात थी जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको भी उन्होंने कुछ 3,000 रुपए स्टाइपेंड देने की बात की थी, और वो भी शायद लोगों के खाते में चला गया। ये जो 4 स्कीम थी, और विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद 10,000 की स्कीम बहुत मजबूत होगी, तब अंतिम समय में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 30,000 रुपए आपके खाते में एक मुश्त जमा कर देंगे, जो हमको 2,500 रुपए जमा करने थे हम उसको एक मुश्त 30,000 रुपए जमा कर देंगे, और हर परिवार को हम नौकरी देंगे। जब आप सरकार में हैं और आप लोगों के खातों में पैसे डालने के लिए स्वतंत्र हैं और आपने डाल दिया, तो जो पैसा आपके खाते में आ रहा है उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। आप वायदे कर रहे हैं हम देंगे, पता नहीं नॉमल तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात है ना। तो ये एक बड़ा एक्स फैक्टर भारत की राजनीति में आ गया है, जो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, लाडली बहना की माध्यम से, फिर हमने इसी चीज को महाराष्ट्र के अंदर भी देखा जहां लाडकी बहन योजना बनी, झारखंड के अंदर भी। अब ये जो लास्ट मिनट लोगों के खातों में पैसा जा रहा है, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि ये ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स है, और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसको अनड्यू एडवांटेज रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसको एडवांटेज बहुत कम होता है। अगर सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है, जैसा कि तेलंगाना में देखने को मिला था जहां बीआरएस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, इसी पर मैं आना चाह रहा था आपके साथ। वेलफेयर स्कीम देने के बाद मैं इसको इलेक्टोरल ब्राइब मानता हूं, लेकिन और आपने कहा कि सरकार जो होती है उसको अनड्यू फायदा होता है, तो तेलंगाना में तो नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम अब भी ईमानदारी से मैंडेट को स्वीकार नहीं करना चाहते कि जनता कैसे देख, क्योंकि यदि मुझे ये बताइए तेलंगाना में और बिहार में क्या फर्क है? पैसा जेब में जा रहा है तो जा रहा है। छत्तीसगढ़ और बिहार में क्या फर्क है? पैसा गया तो गया। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये देखिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर सरकार अलोकप्रिय है, अगर नेता अलोकप्रिय है, तो आखिरी समय तक आप उसका ट्रस्ट जीतना चाहेंगे तो वो होता नहीं। तो जो बीआरएस की जो स्थिति थी तेलंगाना के अंदर, वो सरकार अलोकप्रिय हो चुकी थी अपनी वजह से। जबरदस्त भ्रष्टाचार था, परिवारवाद चरम पे था, झूठे वायदे किए जा रहे थे। कुछ स्कीमें उनकी बहुत अच्छी थी, जो कुछ किसानों को लेकर जो स्कीम उनकी थी बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो परसेप्शन था वो बहुत खराब था। तो ये जो 10,000 रुपए या 2,500 के साथ ऐसा नहीं कह सकते हम। मैं आता हूं उस पर। 2,500 रुपए या 3,000 रुपए जो है, ये फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में आपको 3 से 4% वोट एक्स्ट्रा देता है। ऐसा नहीं होता कि आपने दे दिया तो पूरा यादव समाज जो है वो जो आरजेडी को वोट दे रहा है वो 10,000 रुपए लेके पूरा उधर शिफ्ट, ऐसा नहीं होता है। उसमें से कुछ तबका 1%, 1.5%, 2% इधर से उधर हो जाता है। अगर सरकार बहुत ज्यादा अलोकप्रिय है, नेता बहुत अलोकप्रिय है, तो फिर इन सब चीजों, स्कीमों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ी बहुत नाराजगी है, नेता की फिर भी क्रेडिबिलिटी है, और जब वो ऐसी वेलफेयर स्कीम देता है तो उसको फायदा होता है। आपने एक सवाल ये नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे थे, फिर उनको 2024 के चुनाव में क्यों नहीं 300 सीटें मिली? जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लाभार्थी
हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि लाभार्थी वो भी आ जाएगा। वर्ग पैदा हो गया। सवाल को भी ले सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, मैं अभी विधानसभाओं की बात कर रहा था, इसलिए भूपेश बघेल तो की बात लाभार्थी की। वर्ग ने क्यों नहीं बीजेपी 80 करोड़ लोगों को अगर आप खाना खिला रहे तो 80 करोड़ वोट आपको मिलने चाहिए। चलिए 80 करोड़ नहीं, कम से कम 40 करोड़ वोट मिलने, बट क्या मिला क्या? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भी लोकप्रियता में कमी आई, सरकार के खिलाफ भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो लाभार्थी योजना की वजह से उसका फायदा आपको नहीं मिल पाया। और वो अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग क्षेत्रों के अपने अपने राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, सामाजिक समीकरण भी होते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो स्कीम्स हैं ये आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा वोट दिला सकती हैं, लेकिन अगर आप बहुत अलोकप्रिय हैं तो फिर ऐसी स्कीम काम नहीं करती है। तो इसलिए मैंने इस सवाल को जोड़ा। दूसरी तीसरी बात तो ये थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को लेके एक सिंपैथी फैक्टर वहां पैदा हुआ बिहार के अंदर, कि जैसे हमारा समाज आज भी शायद इस बात के लिए तैयार नहीं कि अगर आप किसी को बीमार घोषित कर दें, किसी को आप अनस्टेबल घोषित कर दें और फिर उसके आधार पर वोट मांगे, तो लोगों को लगा यार नीतीश जी ने कोई इतनी अच्छा। दूसरी क्या, नीतीश जी की छवि में वो बहुत चतुर राजनेता हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है कि वो बेईमान है। उन्होंने कमोवेश एक ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिहार के अंदर मेंटेन करके रखी हुई है। तो जब लोगों ने नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी के तौर पर पेश किया, तो ये संदेश भी उनके वोटर में गया कि नहीं, आखिरी चुनाव है, हम अपने नेता को साथ में वोट नहीं। ये भी एक बड़ा फैक्टर था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी लोग जो जंगल राज का नैरेटिव आरजेडी के खिलाफ है उससे नहीं उबर पाए हैं, लोग उसको नहीं भुला पाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कट्टा शासन आ जाएगा, तमंचा का शासन आ जाएगा, जंगल राज दोबारा वापस आ जाएगा, हमारी बहू बेटियां जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, और ये जब तक इस दाग को तेजस्वी यादव नहीं निकाल पाएंगे तब तक उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल हो पाएगा। मैं फिर कहता हूं, नौकरी की बात की, अच्छी बात की, यंग है, डायनामिक है, उनका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उनको एक चीज पे बिहार के लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, और उसके लिए आज से लोगों को दिलाना पड़ेगा। 2030 में नहीं, आज से लोगों से कहना पड़ेगा कि मैं एक गारंटी देता हूं। पहली बात कि जो गलतियां मेरे पिताजी ने की या जो गलतियां मेरे माँ के शासन में थी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूं, और ये वायदा करता हूं कि अगर मुझे मौका दिया आप लोगों ने तो मैं बिहार को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त करके दिखाऊंगा, और अगर नहीं करके पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब तक आप, और ये बात देखिए, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको। जब 2024 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि बनाई भगोड़ा की। और जब हम लोकसभा के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो एक चीज मुझे बहुत समझ में आ गई कि लोग आम आदमी पार्टी से सिंपैथी रखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उनका नेता जो है वो अगर उसको जीता तो वो पद पे बना रहेगा, वो भाग जाएगा। मैंने ये बात अरविंद जी से कही कि हमें इसका काउंटर करना चाहिए और हमें माफी मांगनी चाहिए कि हमने क्यों इस्तीफा दिया। और उन्होंने उस आखिरी दौर में, जब लोकसभा का आखिरी दौर चल रहा था, तब उन्होंने जाके पंजाब जाते समय ये बात कही। और फिर जो आपको याद होगा कि जो पूरा कैंपेन था वो था 5 साल केजरीवाल, तो उन्होंने उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश की थी। वो समझ गए थे कि भगोड़ा की छवि से अगर हमको छुटकारा नहीं मिलेगा तो लोग हमको वोट नहीं देंगे, लोग हमको सीरियसली नहीं लेंगे, और फिर हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। लोग जिताना चाहते हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि ये आदमी फिर भाग न जाए। ये चीज मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर लंबी पॉलिटिक्स करनी है तो आज से ये कहना शुरू करना पड़ेगा कि मुझे जो मेरे पिताजी के समय में हुआ, जो मेरी माता जी के समय में हुआ, हमें उसके लिए खेद है, पश्चाताप है। मैं बिहार की जनता से माफी मांगता हूं, और मैं ये वायदा करता हूं कि अब कभी वो दौर नहीं लौटेगा, और मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बना के दिखाऊंगा। सर, जैसे वोट को मैं देख रहा था, वोट एनालाइज कर रहा था, टोटल वोट, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पूरे चुनाव में, 1,15,00,000 वोट। भारतीय जनता पार्टी से 14 लाख वोट ज्यादा मिले, 23% वोट शेयर है। तो जब इतना बड़ा वोट मिलता है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट पर मैं नहीं जा रहा, मैं दूसरा सवाल समझना चाहता हूँ कि जब 1,15,00,000 वोट मिलते हैं उनको, कांग्रेस को भी 40-45 लाख वोट मिल रहे हैं, तो ये वोट चोरी का जो इशू है, क्या ये आपको लगता है कि इसको बेवजह चलाते रहेंगे या इसका कोई मायने है? भैया जी, मेरे मन में संदेह है
लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कभी नहीं कह सकता कि वोट चोरी हुई, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये सच है कि वोट चोरी को लेकर लोगों के मन में संदेह है, गहरा संदेह है। लेकिन सर सबसे ज्यादा मैं वोट मिले हैं 1,15,00,000 आरजेडी देखिए को। वोट नहीं, देखिए ये मैं इस तर्क को मानता ही नहीं कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो वहां पर क्या वोट चोरी नहीं हुई। मैं इस तर्क को नहीं मानता। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 हो गई तो वहां वोट चोरी नहीं हुई। हरियाणा में वोट चोरी हो गई क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानता, मैं इसको खारिज करता हूं। ये नैरेटिव सेटिंग का एक तरीका है। नहीं तो जब ज्यादा वोट मिलेंगे और दूसरी नहीं, पार्टी को जिस पर आप मैं दो आरोप चीजें लगा कहना रहे हैं उसका वोट नहीं मिले तो वोट चोरी कैसे हुई? सर मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक, विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि क्या आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और फिर चुनाव में लड़ेंगे। अगर अगर आपको आपके मन में संदेह है, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, अगर आप ये मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर वोट चोरी कर रहा है, तो फिर उनको चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और अगर आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो फिर वोट चोरी का आरोप नहीं लगाना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्या आप हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जब आपको मालूम है कि चुनाव रिग किया जा रहा है, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाइए। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में सवाल खड़ा किया, उन्होंने जो 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 सबूत पेश किए उसमें दम है, उसकी जांच नहीं हो रही। लेकिन अगर जांच नहीं हो रही है तो फिर आपको ऐसे हालात क्रिएट करने पड़ेंगे जिसमें सरकारें और इलेक्शन कमिशन जांच कराने के लिए बाध्य हो जाएं। फिर दबाव आपने बनाना उसके बाद चाहिए तो। आलंद का किया, वहां भी काफी क्रेडिबल दिखाई पड़े। हरियाणा में तो भाई ब्राजीलियन मॉडल कैसे आ गई, इसका जवाब ना इलेक्शन कमीशन देता ना कोई देता है। मेरा कहना यह है कि अगर राहुल गांधी को यकीन है कि वोट चोरी हो रही है तो फिर चुनाव में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, यह तय करना पड़ेगा। आप वोट चोरी का आरोप भी लगाएंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो लोगों को आपकी बातों पर यकीन नहीं होगा। दूसरी बात जो बात आपने कही, देखिए अब कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। आपने चूंकि सवाल पूछा इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा। देयर इज नथिंग। जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी भ्रष्टाचार करता है, जो आदमी कत्ल करता है, वो हमेशा अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, और उसके लिए वो जतन करता है, उसके लिए वो उपाय करता है। कभी कभी वो उपाय कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी वो उपाय कामयाब नहीं होते। तो मेरे पास सबूत नहीं, इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हो रही। ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मेरे पास सबूत नहीं है। पत्रकार हूं, जिस दिन सबूत होगा उस दिन मैं डंके की चोट पे कहूंगा वोटों की चोरी हो रही है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कर्नाटक के अंदर बीजेपी जीत गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां गड़बड़ी नहीं हुई होगी, वो पकड़ में नहीं आई, यह अलग सवाल है। आपके घर में या 2024 के लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ी नहीं की होगी बकौल राहुल गांधी, लेकिन वो कोशिश की कामयाब नहीं हुए। तो कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए मैं इस तर्क को पूरी तरीके से खारिज करता हूं कि भाई यहां आप चुनाव जीत गए इसलिए वहां तो आपको वोट चोरी नहीं हुई, और यहां आप हार गए तो आप वोट चोरी का बहाना बना रहे हैं। मेरी लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। अगर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो फिर चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ऐसी इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर वोट चोरी का आरोप मत लगाइए। जहां तक ये है, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मर्डर। अगर परफेक्ट मर्डर होता तो कोई भी आदमी पकड़ा नहीं जाता। और अब इस तरीके के सबूत आ रहे हैं जिससे लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, क्या वाकई में कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरे पास सबूत है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलिए इस पर बहस लंबी होगी कि क्या करना चाहिए, इस पर भी अलग से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि इस पर साफ होना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं कि यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो या तो वोट चोरी की बात ना करें या फिर इसको कंक्लूजन तक पहुंचाए। अब बात आपने राहुल जी की, तो इस चुनाव के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में राहुल जी भी हैं। राहुल जी को कैसे देख रहे हैं? कल भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया पर वो डाला, मुझे उसके कंफर्मेशन नहीं है, उन्होंने कहा कि राहुल जी के रहते हुए कांग्रेस 95 चुनाव हारी है। प्रधानमंत्री जी ने में कई राज्यों के चुनाव गिनाए जहां पर 20 साल से 30 साल से कांग्रेस नहीं आई है। मसला वो नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी लगातार फेल हो रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं है। क्या आप राहुल गांधी और कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का रसातल में चली जाए ये सपना तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जिस दिन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ बनी थी उस दिन से वो देख रहे हैं। और चूंकि वो कंपीटिंग पॉलिटिकल पार्टी तो देखेंगे ही देखेंगे,
ये ख्वाब राम मनोहर लोहिया ने भी देखा होगा, ये ख्वाब कम्युनिस्ट पार्टी ने भी देखा होगा, और ये ख्वाब कांग्रेस पार्टी ने जनसंघ के बारे में भी, तो एक दूसरे के बारे में देखा होगा, उसका भविष्य खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य इतना अनिश्चित नहीं है जितना लोग कहते हैं। 2014 के बाद जब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था वो 2019 में, जब वो बुरी तरीके से हारे थे। पूरी पार्टी में एक तरीके से असमंजस की स्थिति थी, आगे क्या करना है किसी को मालूम नहीं था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी गिनाती कि राहुल गांधी इतने चुनाव हार गए हैं, एक दिन मुझे लगता है कि 1951 में जब जनसंघ बना था, तब से 1989 तक का आंकड़ा निकालना चाहिए। कितने चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे और कितने चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी हारे थे और कितने चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर हारी थी, इसका भी अगर आंकड़ा हमें लोगों के सामने रखना चाहिए। मैंने तो इसका बात, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से देखना है। एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जी। मैंने पूरा एक बार आंकड़ा निकाला, 1951 से लेकर 1989 तक आपको जान के हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 80 सीटें कुल मिला के जीती थी लोकसभा की। एक बार भी उनके राज्य में सरकार नहीं, पहली सरकार जो बनती है वो राजस्थान के अंदर बनती है, वो शेखावत की, आपको बहुत अच्छी तरीके से। 51 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 40 साल के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद आप एक राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आते, अपने बल पे। समित सरकारें बनी है, 67 में बनी, जिससे बीजेपी ने हिस्सेदारी की। जनता पार्टी में जब थे तब उनकी सरकारें बनी। लेकिन एक पार्टी जो 1951 से चुनाव लड़ रही थी, वो हर लोक विधानसभा का चुनाव हार रही थी, हर विधानसभा का चुनाव हार रही थी लगातार। अगर उसका आंकड़ा निकाल दिया जाए तब तो हमें कहना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सबसे खराब नेता थे, सबसे खराब नेता थे। तो ये जो तर्क है ना, ये बीजेपी का एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हारती हैं, और इसके आधार पे आप किसी का नेता का आकलन नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी कांग्रेस पार्टी को इसी भाषा में ऐसे ही उनको क्रिटिसाइज करता। मैं कांग्रेस पार्टी का भविष्य, अब मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी पहली बार सही ट्रैक पे आई है, क्योंकि उसकी अपनी विचारधारा के तंत्र स्पष्ट हो रहे हैं, उसका सामाजिक आधार क्या पाना यह स्पष्ट हो रहा है। बिहार के अंदर जो लोग राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो तेजस्वी यादव को जिम्मेदार। राहुल गांधी तो 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 60 सीटों पे, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती, तब भी 180 सीटें थी। 143 सीटों पे जनता आरजेडी चुनाव लड़ रही है। ये मैथमेटिक्स में ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ अभी आपने पहले क्या कहा कि कुशवाहा जी, चिराग पासवान और जो भी पार्टियां उनके साथ रही, उन सबसे मिलकर वो थोड़ा थोड़ा करके सब जुड़कर वो बड़ा गठबंधन जीत गया ना, कम वोट हासिल करके भी। यहाँ पर ये कह रहे नहीं वो हार गए, आप अपने जीत लेते तो फिर अकेले ही लड़ लेते, ये इशू नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी की, मैं उस पर जान नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना आप बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, करना ठीक है जो आप लॉजिक दे रहे हैं। 1951 से 1990 में वो पार्टी जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ रही है, ये पार्टी ऊपर से नीचे उतर रही है, ये चिंता की बात है। जो 50 साल, 40 साल, 60 साल सरकारों में रही है, 20 राज्यों में, 25 राज्यों में, 28 राज्यों में इंदिरा गांधी के वक्त तक तो सरकारों में रही है, वो गिर रही है। मैं उस चिंता की बात कर रहा हूँ, इसको आरोप की तरह समझ देखिए बीजेपी ने क्या कर लिया, कमाल है और वाजपेयी, सवाल वो नहीं है। एक बड़ी पार्टी का जो जनाधार घट रहा है, सरकारें, और डेमोक्रेसी में तो नंबर ही तो इंपॉर्टेंट है, लीडर तो नंबर से बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि 240 आए तो हम सब लोगों ने, पार्टी में भी सवाल खड़े हो गए ना। मैं तो डेमोक्रेसी नंबर से चलती है। देखिए, आप जो बात कह रही है तो जीवन का नियम है ना, बच्चा पैदा होता है, फिर वो घुटनों पे चलता है, उसके बाद फिर वो चलना शुरू कर देता है, फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है, फिर वो ऊंचाई पे पहुंचता है, फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो जो पार्टी 125 साल 130 साल पुरानी पार्टी है, बूढ़ी पार्टी है कांग्रेस, बिल्कुल, मतलब 130 साल की उम्र का तो बूढ़ा ही कहेंगे ना। मैं जो कहना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को खारिज करते हैं, दरअसल इसलिए खारिज करते हैं क्योंकि आज की तारीख में नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो हिंदुत्व के उभार को रोकती है। भारत के अंदर अगर लोकतंत्र जिंदा है
मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर बना होता तो हिंदुस्तान की भी कमोबेश वही स्थिति होती। 10 साल में नहीं होती, 20 साल के बाद होती। कांग्रेस पार्टी इस देश का एक क्या बोले उसको, एक डिफॉल्ट है। और राजेंद्र माथुर जी जो कहते थे कि जब जब कांग्रेस का रक्त खराब होता है वो विपक्ष की डायलिसिस से होकर गुजरता है और उसके बाद उसका रक्त शुद्ध हो जाता है। अब चूंकि वो उसका रक्त बहुत ज्यादा खराब हो गया तो कई चुनाव, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी 100 साल लगाने के बाद आरएसएस की वजह से वो सत्ता में आती है और तीसरे चुनाव में वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाती है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को 300 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी 1951 में चुनाव लड़ती है, उसको 45% वोट मिलता है। कांग्रेस पार्टी 1956 में चुनाव लड़ती है, उसको 44-45% वोट मिलता है। कांग्रेस पार्टी 1977 में आके पहली बार चुनाव हारती है, लोकसभा का चुनाव हारती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद भी पहली बार 31% वोट लेके आती है, दूसरी बार 37% वोट लेके आती है और तीसरी बार 36% वोट लेके आती है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक स्वस्थ पार्टी है। अगर स्वस्थ होती तो वो 40% वोट लेके आती। वो 40% वोट लेके क्यों नहीं आ पाती, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती। मैं जो कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी रुग्ण है, कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है। लेकिन एक चुनाव हार जाए उसके बाद आप ये कह दें कि नहीं कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया जाए, बिल्कुल ही उसी तरीके का विमर्श है जैसे 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, लोगों ने कहा अब तो बीजेपी खत्म हो गई। ये दोनों ही तर्क गलत है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, अगले 25 साल, अगले 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में एक बहुत ही फॉर्मिडेबल प्लेयर के तौर पर रहेगी, बहुत ही मजबूत प्लेयर के तौर पर रहेगी, क्योंकि उसका एक सामाजिक आधार तैयार हो गया, उसका एक संगठन तैयार हो गया, उसकी सोच से लोग जुड़ते हैं। वैसे ही कांग्रेस की सोच से लोग जुड़ते हैं। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और कांग्रेस जिन हालातों में चुनाव लड़ती है, जब संगठन नहीं है तो कौन लोग जुड़ रहे हैं फिर? विजय जी एक बात समझिए, ये हम लोग इस बारे में चर्चा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों को जितने डिसएडवांटेजेस से गुजरना पड़ता है वैसा कभी बीजेपी को नहीं गुजरना पड़ा। आरएसएस पे प्रतिबंध लगा, कभी बीजेपी के या जनसंघ के खातों को सीज करने की कोशिश नहीं की गई, कभी उनके नेताओं को जेल भेजने का डर नहीं दिखाया गया, कभी उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। आज लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर लिया जाता, शिवसेना को 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, ईडी, सीबीआई, ये तमाम चीजें हैं। चुनाव लड़ने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं होते, और फिर हमको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कैंपेन चलता है, पूरा मीडिया जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ होता है, क्या कभी ऐसा हुआ कि जब हम लोग पत्रकारिता अपने 2014 के पहले कर रहे थे तो क्या सुबह से शाम तक सिर्फ बीजेपी को गाली दी जा रही थी? क्या एंकर ये काम कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। तो जिन हालात में वो काम कर रहे हैं हमको उसको भी तवज्जो लेनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि राहुल गांधी कोई बहुत अब्राहम लिंकन है, नहीं। मैं वो आपकी जो सारी बातें वो ठीक है, और अब हम नहीं कर पा रहे, हमारी स्पाइन कमजोर है, तो इसकी गाली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं आपकी राय से सहमत हूं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि समूचे विपक्ष को गांधी की तरीके से अहिंसा का रास्ता अख्तियार करते हुए वो हालात पैदा करने पड़ेंगे जिस हालात की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। या तो विपक्ष वो काम करे, नहीं तो विपक्ष के लिए अगले 25 साल कोई मौका नहीं रहेगा। आपको जब ऐसे हालात पैदा है, ऐसे हालात हो गए हैं, आपको चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से वो कर दिया गया है, कुंद कर दिया गया है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और ऐसी काट लानी पड़ेगी जिसके लिए कि बीजेपी सरकार मजबूर हो जाए उन सब मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए। अब आप सोचिए हालात क्या है। मीडिया पूछता, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 13 लोगों की जान चली गई, सरकार के मुंह पे बर्फ दही जमी हुई है। सरकार क्यों नहीं कहती पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया? हर चीज में आप पाकिस्तान आज क्यों नहीं बोलते आप? लेकिन कोई मीडिया में सवाल नहीं पूछता, कहीं कोई एडिटोरियल इस पे नहीं लिखा जा रहा। ये भी तो बेईमानी है ना। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा था सर, कि जो हमारी कमजोरी है,
जो स्पाइन नहीं है विजय त्रिवेदी में, कही आशुतोष में होगी, विजय त्रिवेदी में नहीं है, मान लीजिए। है आपकी स्पाइन में। नहीं तो आप ये बात मत कहिए। उसकी गाली बीजेपी को क्यों दे हम? उसको मैं नहीं छोड़ रहा नहीं हूँ, बीजेपी जो कर रही है बीजेपी ने उस पर देखिए, हम गाली देते हैं, जो मैं हम बता दूं नहीं कर रहे उसकी गाली मैं बीजेपी को नहीं देना चाहता। विजय जी मुझे मालूम है कि आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं और मैं थोड़ा प्रोवोक भी हो रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए इस देश के अंदर, ये बात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने अपने समय में इमरजेंसी को छोड़ दें तो कभी भी एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश नहीं की। संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, 140 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, ओपनली ब्रेजनली इलेक्शन कमीशन फैसले देता है। स्पीकर के पद पर बैठे हुए लोग, चेयरमैन के पद पर बैठे हुए लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, आपने कभी देखा था कांग्रेस के जमाने में इस तरीके से? इतना ओपन तरीके से होता था, तब भी होता था, ऐसा नहीं था, लेकिन 2 और 8 का फर्क था। ये जो एंटी डेमोक्रेटिक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को पूरी तरीके से कुंद करने के लिए, यही चीजें अगर कांग्रेस की सरकारों के समय होती या विपक्षी सरकारों के समय में होती, भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ये सवाल आपके वाजिब है, इसमें सवाल पर मैं नहीं जा रहा। मैं एक सवाल जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस से नहीं पूछ रहा, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस किसी विभाजन की ओर बढ़ रही है, या कांग्रेस में जो भी नाराजगी है वो कोई आगे कहीं पर पहुंच रही है? क्योंकि जैसे G23 था, वो करते करते फिजल आउट हो गया, वापस वहीं पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि राहुल गांधी खुद इंदिरा गांधी की तरह से क्यों नहीं हिम्मत करते कि एक नई कांग्रेस बना लें। देखिए, उस G23 के नेता कौन थे? गुलाम नबी आजाद। अपनी पार्टी बनाई ना उन्होंने, कितनी सीटें जीती। पहली बात, कांग्रेस में आज की तारीख में वो नेता कौन है जो अपने बल पे कांग्रेस को खड़ा कर पाएगा? शशि थरूर बड़ी बड़ी बातें करते, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, यही तो नेता है ना। अशोक गहलोत। कौन अपने बल पे कांग्रेस पार्टी को जिता, मतलब वो कौन नेता है जिसमें कांग्रेसियों का यकीन होगा कि नहीं ये हमारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जोहरान ममदानी है? कौन है? तो राहुल गांधी हैं। नहीं, राहुल गांधी वो भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको विरासत में मिली हुई है। राहुल गांधी के बारे में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस। उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने की जरूरत है और पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। इसमें वक्त लगेगा। आप सोचे 2029 में हो जाएगा, नहीं होगा। जब किसी घर को जब उसमें घुन लग जाते हैं तो उस घर को आपको बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, क्योंकि खतरा ये होता है कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा घर ही डिमोलिश हो जाए। तो वो उस एक हमारे मित्र हैं सुगतो, जिन्होंने राहुल गांधी पे किताब लिखी, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सबसे आसान है नरेंद्र मोदी होना और सबसे मुश्किल है राहुल गांधी होना। मुझे वो लाइन उनकी बहुत पसंद है, क्योंकि राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है, वो जवाहरलाल नेहरू के पड़पोते हैं तो उनसे उम्मीदों का आकाश है। नरेंद्र मोदी ऐसे समय प्रधानमंत्री बने जब कांग्रेस पार्टी अपने रसातल में है, उनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो ट्रस्ट है वो दोबारा अर्जित करना पड़ेगा। उसमें कांग्रेस पार्टी, मुझे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भविष्य में देखता हूं और मजबूती के साथ देखता हूं। मैं तब मानता जब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे केंद्र में 40 से 45% वोट लेकर आती। ठीक है, आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या केरल में है, क्या तमिलनाडु के अंदर है, क्या नॉर्थ ईस्ट में अपने बल पे खड़ी होती है, क्या बंगाल में अपने बल पे खड़ी हो सकती है, क्या तेलंगाना में है, क्या आंध्र प्रदेश में है? तो जो पार्टी हिंदुस्तान के 1/4 हिस्से में है ही नहीं, उसको अखिल भारतीय पार्टी क्यों बोले? तो कांग्रेस पार्टी भी आज की तारीख में अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। दोनों ही टू बिग पॉलिटिकल पार्टीज। कांग्रेस पार्टी के पास मरी गिरी स्थिति में भी 23% वोट है, ये मत भूलिएगा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। देयर वर्स्ट इज ओवर। जितनी बुरी हालत उनकी होनी थी वो बुरी हालत हो चुकी है। अब राहुल गांधी को कोई चुनौती कांग्रेस पार्टी के अंदर देने की हैसियत ना तो किसी में थी ना किसी में है, और जिन्होंने चुनौती देने की कोशिश की उनको गुलाम नबी आजाद का उदाहरण स्पष्ट है। इतने बड़े नेता थे, अपनी पार्टी बनाए और कितने परसेंट चुनाव लड़ पाए? क्या वो बड़े तीरंदाज? आप तीरंदाज इसलिए थे क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में थे। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो बड़े इसलिए क्योंकि बीजेपी में हैं,
जिस दिन बीजेपी छोड़ के अलग खड़ी करने की कोशिश करेंगे उस दिन हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। आपने नेशनल पार्टीज की जिक्र किया, केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा, बंगाल का जिक्र किया, तो उससे जुड़ी पार्टी है लेफ्ट पार्टीज। उनकी चिंता भी होती है कि लेफ्ट पार्टीज का जो जनाधार है पूरा, मतलब इलेक्टोरल जनाधार की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं कितना काडर है कि नहीं है, वो लगातार सिकुड़ रहा है। बिहार उसके लिए एक जमीन बची हुई थी इधर उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में, वो भी इस चुनाव में बहुत बड़ा धक्का लगा, यदि मैं ये न कहूं कि खत्म हुई है। क्या आपको देख रहे हैं कि लेफ्ट को भी अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए या रीएवेल्युएट करना चाहिए कि भारत कहीं और चल रहा है, लेफ्ट पार्टीज कहीं और चल रही है, या वो अपने सर रास्ते पर चले, भारत किसी रास्ते पर चले? सर लेफ्ट का युग खत्म हो गया है। अब जो है वो लेफ्ट के रेमिनेंट्स हैं, हकीकत में वो लेफ्ट भी नहीं है, वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल पार्टीज है। भाई लेफ्टिस्टों की जो पॉलिटिक्स थी तो मार्क्स की पॉलिटिक्स थी, वो तो लेनिन की पॉलिटिक्स थी। वैसी पॉलिटिक्स तो वहां तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की पार्टी थी, वहां तो टोटलिटेरियनिज्म की पार्टी थी। तो भारत के अंदर जो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अगर आप ग्रामेटिकली अगर आप परिभाषित तरीके से देखेंगे तो ये लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर सेंटिमेंट है बस, जो भारत के डेमोक्रेटिक स्पेस में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये भारत की सच्चाइयों को जड़ में पहुंचकर समझ ही नहीं पाए। माओ लेनिन इस बात को समझते थे। माओ ने जब अपने यहां चाइना में रेवोल्यूशन किया तो उन्होंने चीन के सेंटिमेंट इथॉस से जुड़कर अपनी पार्टी को खड़ा किया। लेनिन ने भी यही किया, स्टालिन ने भी यही किया। भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब तक वो कास्ट जाति नाम के जंतु को समझने की जरूरत नहीं समझेंगी, तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो बहुत लेट हो चुकी है, अब तो इट्स नॉट टू लेट। अब वो बिहार के अंदर खड़ी हो पाएंगी। कभी एक जमाने में बहुत बड़े विकल्प के तौर पर वो सामने आ रहे थे, अब नहीं। अब वो बंगाल में पूरी तरीके से खत्म हो गए, वहां उनके खड़ा होने की मैं कोई उम्मीद नहीं देखता हूँ। त्रिपुरा में उनके खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं देखता हूँ। एक दो पॉकेट्स हैं जहां पे केरला में अगले चुनाव तक वो भी पता चल जाएगा केरला में उनकी हालत क्या होने वाली है। और ये भारत बीजेपी के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा अगर वो केरल के इतिहास के साथ जोड़ पाएंगे। तो लेफ्ट एज एन आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अब लेफ्ट जो है वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर सेंटिमेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में लेफ्ट बिहार में जिंदा रहेगा, 2-4 सीटों पे जिंदा रहेगा, और कभी एक सीट जीत लेगा, कभी एक सीट हार जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे आज मैं सवेरे उठा था तो मुझे इस बात को लेकर चिंता हुई थी कि अगर इस देश के अंदर इस देश का मुसलमान अगर अपनी लीडरशिप किसी मुसलमान में खोजेगा तो फिर दिक्कत होगी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप ओवैसी जी को लेकर बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि ओवैसी दरअसल बीजेपी दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। और जैसे मैं जातियों जो धर्म को लेके है, भाई भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि मुसलमानों के नेता जिन्ना पैदा हुए। आपको हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक में काम करना होगा। ये हम मुसलमानों के नेता राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनके नेता अगर वो किसी मुसलमान को ही अपना नेता मानेंगे और उसी के कहने पे चलेंगे तो फिर ये समाज के अंदर पोलराइजेशन बढ़ेगा। और मैं हो सकता है मेरी इस बात को हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं, मुसलमान भाई, उसके इस बात को लेके वो मेरी आलोचना करें, लेकिन सच्चाई यही है। और मैं अपनी बातों का भी आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सीमांचल में ओवैसी का 5 सीट जीतना ये शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत नहीं, ठीक है। आखिरी सवाल सर, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार से गंगा बंगाल जाती है, तो बीजेपी की गंगा बंगाल पहुंच रही है क्या? अभी बहुत दूर है सर, मैंने कहा ना नमन तेल होगा तब राधा नाचेंगी। अभी तो हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है। किसने देखा था कि 2024 में प्रधानमंत्री जी को 240 सीटें मिलेंगी? किसने सोचा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मुंह के बल गिरेगी और उसको एहसास भी नहीं होगा? जब वहां के मुख्यमंत्री सुबह अपना सामान बटोरने में लगे हुए थे। और आप हरियाणा हिमाचल प्रदेश में ऊपर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया था कि मेरी गारंटी, आप मुझे वोट दे रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो नहीं सुना उनको। तो बिहार के चुनाव अलग है,
बंगाल के चुनाव अलग है और उसकी तासीर अलग है, वहाँ के ग्रामर अलग होगा। तो अभी हम इस बंगाल के बारे में कह दें, अभी तो चोट खाए हैं हम लोग। जख्म को तो भरने दीजिए। अभी तो जख्म भरने दो। चलिए सर, अच्छा लगा। ऐसी बातचीत का मजा अलग होता है, ईमानदारी से बातचीत होती रहे, गालियां खाते रहेंगे हम लोग, कोई ऐसा वो नहीं है। कोई गालियां चिंता नहीं खाना सर। कोई बहुत खराब चीज नहीं है, बल्कि मेरे गुरु थे देखो वो सर, एक अक्सर बात कहते थे बताऊं, कि अगर आप गाली नहीं खा रहे, इसका मतलब सोचिए कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे। सर मैं तो कह सकता हूँ, पत्रकार का काम है सुबह शाम तक दूसरों को गाली देना। कभी कभी खुद भी और गाली खा लो भाई। खुद भी गाली। चलिए सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत आपने कर लिया, तो थोड़ा सा आराम कीजिए। शुक्रिया। हम थैंक उम्मीद यू। करते हैं कि आपसे कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आशुतोष जी की तरफ और से आप विजय बोलकर त्रिवेदी हंसते से रहिए। त्रस्त रहिए। और विजय त्रिवेदी से त्रस्त रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर।